अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन पे आजकल हमारी बात हो रही है, न्यूक्लियर रेडिएशन पे। और न्यूक्लियर रेडिएशन में जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में रेडिएशन खारिज होती है वो है जनाब अल्फ़ा, बीटा, गैमा। और अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा और आई होप कि आइंदा क्वेश्चन से आप डिसीव नहीं होंगे कि बीटा रेडिएशन दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और ये बात भी याद रखें, हम रेडिएशन डिटेक्टर भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए। आपकी बुक में पेज नंबर 234 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में टेबल बना है 21.1, इसमें मोटा मोटे रेडिएशन और उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो एक बात है जो कंफ्यूज करने वाली होती है कि जी अल्फा रेडिएशन जो न्यूक्लियस से निकलती है वो सेम एनर्जी से निकलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्फा रेडिएशन जो यूरेनियम से निकलती है, जो रेडॉन से निकलती है, जो रेडियम से निकलती है, उन सबकी सेम एनर्जी होती है। नहीं, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकलेगा जब भी जिस भी यूरेनियम से निकलेगा सेम एनर्जी से निकलेगा, ऑलमोस्ट 1.12 MeV एनर्जी होती है उसकी। इसी तरह से जो रेडियम या रेडॉन से अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो रेडियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हमेशा उतनी होगी। वजह यह है कि हैवी एलिमेंट होता है और ये ऑलमोस्ट जिस फिनोमिनन से निकलता है एक ही एनर्जी एक्वायर करता है, जबकि बीटा और गैमा रेडिएशन एक ही न्यूक्लियस से, स्ट्रांशियम बीटा का सोर्स है, तो उसमें से जब रेडिएशन निकलेगी बीटा पार्टिकल निकलेगा। जितने भी बीटा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से निकलेंगे सबकी एनर्जी एक जैसी होनी जरूरी नहीं है। इसी तरह से जो गैमा मीटर, कोबाल्ट 60 फेमस गैमा मीटर है, उसमें से निकलने वाली गैमा रेडिएशन की एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं हो सकती। तो जब लिखा होता है कि जनाब इमर्जिंग फ्रॉम विद वेरिएबल एनर्जी, तो वेरिएबल एनर्जी मीन्स कि एक ही न्यूक्लियस से, एक ही एलिमेंट से निकलने वाले, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ न्यूक्लियाई से निकलने वाली जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी वेरी कर सकती है। इमर्जिंग विद सेम एनर्जी मतलब एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाली, एक ही तरह के न्यूक्लियस से निकलने वाली एनर्जी सेम होगी रेडिएशन की। तो एक तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना आपने। और जब रेडिएशन निकल आएगी अब पता कैसे चलेगा? ये तो इनविजिबल रेडिएशन है, आप इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? देखिए जी, देखना तो पॉसिबल नहीं है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे रब अपनी निशानियों से पहचाना जाता है, अपनी क्रिएशन से पहचाना जाता है, ऐसे ही जनाब आली रेडिएशन जो न्यूक्लियस से निकलती है ये भी अपनी किसी न किसी एक्टिविटी की मदद से पहचानी जाती है। और मेनली जो एक्टिविटी है जिससे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि रेडिएशन को, बल्कि किसी भी किस्म की एनर्जी को, किसी पार्टिकल को जब आपने ऑब्जर्व करना है बगैर इंटरेक्शन के ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। अब वो इंटरेक्शन चाहे फिजिकल इंटरेक्शन हो, कोई आगे आपको टक्कर मारे तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे कोई है जिसने मुझे टक्कर मारी है, या फिर इंटरेक्शन हो जाए, मतलब दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, तो इंटरेक्शन तो हो गया ना, तो पता चल गया कि जी कोई है मुंडा पटवारी दा जो कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। तो मतलब इंटरेक्शन ज़रूरी है जब भी आप रेडिएशन को डिटेक्ट करना चाहेंगे। हमारे पास जो रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं, हम आपके सिलेबस में जनाब वाली 3 तरह के रेडिएशन डिटेक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिनमें 2 तरह के रेडिएशन डिटेक्टर आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और इनमें से पहला है जनाब विल्सन क्लाउड चैम्बर, नाम से ज़ाहिर है जनाब विल्सन भाई साहब हैं जिनके नाम पे ये नाम रखा गया है। क्लाउड का मतलब ये है जनाब आली के बादल बनते हैं, बादलों जैसी सूरत हाल बनती है। और चैम्बर का मतलब आपको पता ही है जनाब, खुड्डा मतलब बॉक्स कह लीजिए। तो जनाब हम एक चैम्बर में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे हैं जो रेडिएशन को डिटेक्ट करने लगे हैं। इसमें क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती होगी वो भी देख लेते हैं। हमारे पास एक चैम्बर है जी, ये एक चैम्बर है, दिस इज ए चैम्बर। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए है ना। तो जनाब यहाँ पे एक साइड पे ये देखें हमने, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, अंदर रोशनी रहेगी तो कुछ ना कुछ नज़र आता रहेगा। और एक साइड पे हम रखते हैं जनाब छोटी सी विंडो, ये बिल्कुल ओपन विंडो नहीं होती बल्कि बारीक सी विंडो होती है। अल्फा रेडिएशन जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं और इनको गुजर के जाने के लिए जगह भी ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये तो एक थिन पेपर की शीट से भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे निग्लिजिबल स्मॉल थिकनेस की आप ओपनिंग रखेंगे कि जिसमें से रुकावट बहुत कम हो और जिसमें से अल्फा रेडिएशन गुजर के आ सके, बीटा और गैमा भी फिर जाहिर बात है गुजर के आ जाएंगी। तो ये चैम्बर है जनाब, और इसमें रखेंगे हम एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
पिस्टन सिलेंडर सिस्टम समझ लीजिए। अगर आपने अभी तक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम नहीं सुना तो इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट ईयर नहीं की, और सुना है लेकिन देखा नहीं है तो इसका मतलब है कभी आपने ज़िंदगी में टीका भी नहीं लगवाया। वो जो एक इंजेक्शन है वो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। वो जनाब टीके को ऐसे ऐसे करके वो पिस्टन है जो अंदर मूव करता है। तो ऐसे ही जनाब हम यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शनलेस है, आइडियल केस है। रियल केस में फ्रिक्शनलेस तो बेटा जी नहीं हो सकता, लेकिन फ्रिक्शन को निगलिजिबली इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। और ये इसका हैंडल है जी, ठीक हो गया जनाब। और ये चैम्बर के अंदर मौजूद है, तो ये वाला चैम्बर जनाब हमारे पास काफ़ी बड़ा सारा होता है। और इसको हम ये ज़रा हैंडल इसका ज़रा बाहर निकाल लें ताकि पकड़ के खींचने जोगे तो हो जाए ना हम। और ये चैम्बर जनाब वाली बंद है, यहाँ पे हम थोड़ी सी एवैक्यूएशन के लिए रखेंगे ताकि जब पिस्टन को बाहर को मूव करें तो ये देखें यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्लोज्ड चैम्बर है। ये पिस्टन जब हम यहाँ से ऐसे करके खींचेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे को, तो यहाँ मौजूद एयर नीचे को आएगी, ये एयर बाहर निकलेगी यहाँ से इस सुराख से। जैसे स्पीकर आपने देखे ना, बड़े स्पीकर या बेस अच्छा चलता है, वूफर जो होते हैं उसमें जो दरमियान वाला बड़ा यूनिट होता है, जब बेस चलता है तो उसके पीछे सुराख होता है या साइडों पे सुराख होता है, वहाँ पे देखें अच्छी वाली हवा आ रही होती है, तो इसको भी बाहर को खींचेंगे, ये हवा ऐसे बाहर को निकाल लेगा। जनाब इसमें हम क्या करेंगे, जनाब इसमें हम स्पंज या फोम का पैड रखेंगे, अल्कोहल में डिप करके रखेंगे, अल्कोहल आसानी से एवेपोरेट हो जाएगी। लो जनाब ये हमने स्पंज या पैड कह लीजिए, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। लो जी अब ये तकरीबन हमारा जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है ये काम करने के लिए, ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए अब ये तैयार है। तैयारी पकड़ ली है हमने। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ से रेडिएशन आएगी, और यहाँ से आप देख रहे होंगे आपकी बुक में उन्होंने ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो ये ग्लास टॉप होगी, या इधर ग्लास टॉप लगा लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊंगा। तो पाथ ऑफ रेडिएशन कैन बी विजुअलाइज्ड, रेडिएशन का पाथ चेक किया जा सकता है। यह खसूसियत किसी और रेडिएशन डिटेक्टर में नहीं है कि रेडिएशन का पाथ के, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में जब इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल सीधे जाएंगे मैटर के अंदर, मटेरियल के अंदर, और जो बीटा पार्टिकल है वो एरेटिक जिगजैग पाथ अडॉप्ट करेंगे। जो गैमा रेडिएशन है वो सिर्फ स्पॉट्स बनाएंगी रैंडम, उनको चेक कैसे किया जाएगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा। और ये पाकिस्तानी नफ्सियात के असूलों पे काम करता है जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है। पाकिस्तानी नफ्सियात क्या है, आप कहीं बाजार में जा रहे होते हैं, बड़ी भीड़ आपको नजर आती है, आप रुकते हैं, अपना मोटरसाइकिल या साइकिल रोक के, गाड़ी रोक के उतर के जाती हैं और देखते हैं क्या हुआ, बहुत रश है। पता चला जनाब अभी 2 दिन पहले मैं पीर महल में सदर बाजार में जा रहा था तो काफ़ी रश था वहाँ पे शौकत जनरल स्टोर के साथ वाले हिस्से में। तो जनाब मैंने भी पाकिस्तानी तजस्सुस की वजह से रोक के साथ एक बंदे से पूछा जो बड़े गौर से देख रहा कि क्या हुआ। पता लगा जनाब कि कोई छोटी सी बात थी जिस पे 2 लोग झगड़ रहे हैं और बाकी कौम सारी इंजॉय कर रही है जी, कोरोना SOPs के मुताबिक साथ साथ जुड़ के खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आप एक काम करें, आप बाजार में एक तरफ से दूसरी तरफ तक दौड़ पड़ें, कुछ ना करें, बस एमरजेंसी दौड़ लगा दें। जब तक आप बाजार के दूसरे सिरे तक पहुंचेंगे 50-60 लोग आपके साथ एम ही हो चुके होंगे, फिर सारे एक दूसरे से पूछ रहे होंगे की होया की होया की होया। मतलब ये कि जहां पे थोड़ी सी अनयूजुअल सिचुएशन हो वहां नॉर्मल से पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाती है। एवं पाकिस्तानियों में तो एम ही हो जाती है ना, ये खाम खा का तजस्सुस है। कहते हैं पाकिस्तानी के बारे में किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि टके दी आमदनी नहीं तो मिनट का वेल नहीं। मतलब ये कि हमने काम कुम करना कोई नहीं, वैसे ही भुखे मरते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है ही नहीं, हम बहुत मसरूफ लोग हैं। कहते जनाब कितने हैं, मैं जी 2 मिनट आया। वो जो 2 मिनट होते हैं पता चला कितने जनाब बाजार में कोई लड़ाई हो रही थी, बंदा वहां पे देख रहा है। वो काफ़ी देर पहले ना जी एक अंग्रेज़ ने अपने तासुरात लिखे, कहते मैं पाकिस्तान गया तो मैं बड़ा मुतासर हुआ इस कौम से कि एक दफ़ा मैं फाटक, रेलवे फाटक बंद था, ट्रैफिक रुकी हुई थी, ट्रेन ने गुजरना था, मैं वेट कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बंदा साइकिल पे आया,
साइकिल से उतरा, उसने गवारा नहीं किया कि मेरा टाइम ज़ाया हो और मैं फाटक बंद है तो मैं करीब खड़ा होकर इंतज़ार करूं ट्रेन के गुजरने का और फाटक के खुलने का। तो उसने जनाब साइकिल कंधे पे रखा और साइड से होकर ट्रेन की पटड़ी को पैदल क्रॉस किया और दूसरी तरफ जाके साइकिल पे चढ़ा और ये जा वो जा। कहते आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय दैट वेरी पर्सन कि जनाब कितना अपने काम से डेडिकेटेड बंदा है कि उसने 1 से 2 मिनट ज़ाया करना गवारा नहीं किया। कहता फाटक खुला थोड़ा और गया तो मैंने देखा कि वो बंदा साइकिल स्टैंड पे लगा के काठी के ऊपर खड़ा हुआ है और बंदर का तमाशा देख रहा है। दैट्स द पाकिस्तानी कौम। तो बहरहाल तो ये भी ऐसे ही काम करेगा कि यहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे रेडिएशन होगी। कैसे? देखते हैं। और हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है कि रेडिएशन का जो प्राइमरी इम्पैक्ट है वो है आयोनाइजेशन। चाहे अल्फा रेडिएशन है, चाहे बीटा है, चाहे गैमा है, ये आयोनाइजेशन करवाएगी, आयोनाइज करवाएगी। ठीक है, देखें जी हमने क्या करना है। हमने जनाब यहाँ पे अल्कोहल में डिप करके इस स्पंज को या फोम को कह लीजिए अल्कोहल में डिप करके जनाब यहाँ पे रखना है। तो क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी तो थोड़ी ही देर में ये वाला हिस्सा अल्कोहल के वेपर से सैचुरेट हो जाएगा। अल्कोहल के वेपर से क्या होगा जी? सैचुरेट हो जाएगा। हमने इसे सुपर सैचुरेट करना है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री वाले हमारे काम आएंगे। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, जरा एक दफा फिर हम रिवाइज कर लें। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? आपने पानी में चीनी हल की, अभी गुंजाइश मौजूद है, एक गिलास में आपने 2 चम्मच चीनी ऐड की है, उसको घोल लिया, हल कर लिया है, तो ये अभी गुंजाइश मौजूद है, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अच्छा, आप उसमें चीनी हल करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो अब चीनी हल होना मजीद बंद हो गई, थोड़ी थोड़ी नीचे बैठना शुरू हो गई है, गुंजाइश खत्म हो गई है। ये है जनाब आली सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप गर्म करेंगे तो उसकी सैचुरेशन में कमी आ जाएगी, मतलब उसमें गुंजाइश और बढ़ जाएगी। गर्म करके आप उसमें मजीद चीनी ऐड कर सकते हैं। वो जब गर्म करके आप मजीद चीनी ऐड करेंगे, जैसे जलेबी वालों का, जलेबियां बनाने वालों का शीरा होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। इसका मतलब ये है, अब ध्यान से सुनी, कि जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसके नतीजे में गुंजाइश बढ़ जाएगी। गुंजाइश बढ़ जाएगी, मज़ीद आप हल कर सकते हैं। अगर मज़ीद चीनी उसमें हल करने की गुंजाइश है तो इसका मतलब है कि अब वो अनसैचुरेट हो गया है। इट मीन्स कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा करने से गुंजाइश बढ़ जाती है तो टेम्परेचर कम होने से गुंजाइश क्या होगी? कम हो जाएगी। नतीजा क्या निकला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वो अनसैचुरेट हो जाएगा, मज़ीद गुंजाइश उसमें पैदा हो जाएगी। तो अगर उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर कम कर दें तो वो सैचुरेशन की बजाय सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? अगर टेम्परेचर ज़्यादा करने से गुंजाइश उसकी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर कम करने से गुंजाइश कम हो जाएगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका मतलब है गुंजाइश से ज़्यादा उसमें चीनी आ चुकी है, फिर वो शीरा ज़रा गाढ़ा हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं, आप चाहें तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वो अनसैचुरेट हो जाएगा, मज़ीद गुंजाइश बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा, गुंजाइश से ज़्यादा तुन के भरा जाएगा उसमें। तो जनाब यहाँ पे अल्कोहल के वेपर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। क्या हो गया है जी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पिस्टन को पकड़ के एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है? रैपिडली एक्सपेंड करेंगे। तो जनाब जब आप इसको रैपिडली एक्सपेंड करेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में क्या होता है? जब रैपिडली एक्सपेंड होता है वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के मूव करने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, आपस में कोलिजन कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमने क्या कहा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सैचुरेटेड था, ये हिस्सा सैचुरेशन में था, अल्कोहल के वेपर्स भर गए थे, इसके अंदर सैचुरेट हो गया था।
लेकिन जब हमने इसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सुपर सैचुरेट हो गया, गुंजाइश से ज्यादा अल्कोहल के वेपर्स यहां पे मौजूद हैं। जनाब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने फर्स्ट ईयर में एग्जांपल पढ़ी हुई है थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में। ये जहाज के पीछे जो ट्रेल अक्सर होती है ना, कोई जहाज जा रहा होता कहते पीछे धुएं की लकीर छोड़ता जा रहा है, सफेद सा धुआं होता है। वो धुआं इतना सफेद नहीं होता, धुएं ने कौन सी फेयर एंड लवली लगाई हुई होती है, धुआं इतना सफेद नहीं होता। वो क्या है, वो असल में आइस क्रिस्टल्स होते हैं। जब प्लेन से गैसेस निकलती हैं और वो रैपिडली एक्सपैंड होती हैं, रैपिड एक्सपेंशन होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में टेम्परेचर में कमी आती है, तो वहां पे जो वाटर वेपर्स होते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जो आइस क्रिस्टल्स की शक्ल में, ऐसे बादलों की सी शक्ल में नजर आते हैं। तो जनाब आली अर्ज ये है, मैं देख लूं कि वीडियो चल भी रही है, कहीं मैं हवा में तीर तो नहीं चलाई जा रहा। हाँ नहीं चल रही है बिल्कुल। तो जनाब लेक्चर हमारा जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हम कहां पे थे कि जब आप एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे पिस्टन को, टेम्परेचर कम हो जाएगा और अल्कोहल के वेपर जो कि यहां पे पहले सैचुरेटेड थे अब सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे, कंडेंस जरा हो जाएंगे, डेंसिटी जरा बेहतर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लो जी अब ये काम करने के लिए तैयार है। अब हम इसको किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे रेडिएशन का हमें शक है, जहां पे रेडिएशन पड़ रही है। जो ही यहां पे रेडिएशन एंटर होगी, अब रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा कोई भी हो सकती है। फर्ज करें एक तरफ से अल्फा रेडिएशन एंटर होती है, वो अल्फा रेडिएशन क्या करेगी, अब याद रखेंगे यहां पे सुपर सैचुरेटेड अल्कोहल के वेपर्स मौजूद हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशन यहां पे किसी भी एक एटम को आयोनाइज कर देती है। जब आयनाइजेशन होगी, यहां पे जब आयन होगा तो ये आयन क्या करेगा, अपने आसपास चूंकि करीब ही मौजूद हैं और भी अल्कोहल के वेपर्स, वो उनमें से मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को, अगर वो पॉजिटिव आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव आयन बन गया है, तो वो इर्द गिर्द मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नतीजा क्या होगा, अपने सराउंडिंग रीजन में एक दो और आयन जनरेट कर देगा, आयन जनरेट कर देगा या पार्शली पोलराइज कम से कम करा देगा। लेकिन नतीजा क्या होगा कि वो अपने इर्द गिर्द कुछ और एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेगा। चलते चलते मोटरसाइकिल से एक बंदा गिर जाए ना, वो हाय हाय करके 5-7 सेहतमंद लोगों को भी अपने आले दुआले इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है, हमदर्दी बटोरने में कामयाब हो जाता है। बिल्कुल जनाब यही सूरत हाल बनेगी यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, जो रेडिएशन यहां पे एंटर होगी वो अपनी एनर्जी देगी एटम या मॉलिक्यूल को, आयोनाइज करवाएगी। जहां पे आयोनाइजेशन होगी उसके सराउंडिंग रीजन में एटम और मॉलिक्यूल कुछ और यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो नॉर्मल से और ज्यादा डेंसिटी यहां पे हो जाएगी वेपर्स की। नतीजा क्या होगा, यहां पे क्लाउड बन जाएगा। अब वो रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन यहां से जब आगे जाएगी, कुछ एनर्जी तो उसने अपनी यहां पे दे दी, लूज कर दी आयनाइजेशन के अमल में, तो वो जितनी थोड़ी सी एनर्जी बची वो आगे जाके एक और एटम को आयनाइज करेगी, तो वो यहां पे भी कास्केड झमघट्टा सा बन जाएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। नतीजा क्या होगा जी कि यहां पे वे क्लाउड्स बन गए, यहां पे क्लाउड्स बन गए। जहां जहां से अल्फा पार्टिकल गुजरेगा वहां वहां पे अपनी ट्रेल छोड़ता जाएगा। वो जैसे जहाज गुजरता है पीछे बादल से छोड़ता जाता है, वैसे ही जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहां से गुजरेगा अपने पीछे क्लाउड फॉर्मेशन करता जाएगा, क्लाउड बनाता जाएगा जनाब। वो असल में इस वजह से क्लाउड बन रहे हैं। सो इज द केस विद बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेडिएशन। तो जहां पे वो आयनाइजेशन कराएंगे, जहां पे आयन बनेगा वहां पे क्लाउड बन जाएगा। बीटा का पाथ स्ट्रैगलिंग पाथ है, एरेक्टिक रैंडम पाथ है, तो उसमें क्लाउड फॉर्मेशन भी ऐसे करके रैंडम होगी। और गैमा जब गुजरेगा तो कोई एक क्लाउड यहां पे बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां पे बनेगा। तो बहरहाल उस क्लाउड फॉर्मेशन से पता चलेगा कि तो जनाब ये सूंघने वाले कुत्ते होते हैं ना, खोजी कुत्ते, ये चोरों के पीछे जाते हैं, उनकी खुशबू के पीछे जाते हैं, स्मेल के पीछे जाते हैं। तो अगर चोरों में कोई पठान हो नस्वार खाने वाला, फिर तो कुत्तों की बजाय इंसान भी उस नस्वार की स्मेल का पीछा करते करते पहुंच सकता है आसानी से, है ना जी। वो कहते हैं ना कि शेर आपको सुनाया होगा पहले भी किसी क्लास में मैंने, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं या नए सुनने वाले हैं तो आप सुन लें। कहते हम ना निकहत हैं ना गुल हैं कि महकते जावें, हम ना निकहत हैं ना गुल हैं कि महकते जावें, आग की तरह जिधर जावें हैं दहकते जावें।
तो जिधर जाएंगे दहकते जाएंगे, जिधर जाएंगे जहां गए दास्तान छोड़ आए, जहां जाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन करते गए, बादल बनाते गए, और ये क्लाउड्स देख के अंदाजा हो जाएगा कि जहां से कोई लश्कर गुजरा है, मतलब कोई रेडिएशन गुजरी है जिसने क्लाउड फॉर्मेशन कर दी है। अब वो जो हमने कहा कि मटेरियल के अंदर अल्फा पार्टिकल का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, यहां से पाथ विजिबल होता जाएगा। अल्फा पार्टिकल का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, बीटा का पाथ रैंडम पाथ है और जिगजैग टाइप पाथ है, और जो गैमा है इसके स्पॉट्स बनेंगे। लो जनाब, ये तो रेडिएशन डिटेक्ट होती गई। इवन अगर न्यूट्रॉन भी है, उसने फिजिकली कोलाइड करके कोलिजन के जरिए अगर उसने आयनाइजेशन क्रिएट करना है, तो फिर भी बहरहाल जब आयनाइजेशन का अमल होगा, आयन फॉर्मेशन होगी, तो उसके इर्द गिर्द क्लाउड फॉर्मेशन तो हो जाएगी। तो जब वो क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो न्यूट्रॉन को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की रेडिएशन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी रेंज कितनी ज्यादा है कितनी कम है, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो चार्ज है कि न्यूट्रल है। पहला एडवांटेज क्या था कि पाथ विजुअलाइज किया जा सकता है, चार्ज ऑन रेडिएशन कैन बी डिटरमिन्ड। रेडिएशन पे कोई चार्ज है कि नहीं है, वो चार्ज भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसका भी पता चल सकता है। कैसे? आप ये करें कि इस चैम्बर को रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए, अगर तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में आपने नहीं रखा है, इसको सिंपली प्लेस किया है, तो अल्फा रेडिएशन आई है, पाथ उसका बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो अगर आप इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज पार्टिकल का पाथ डेविएट हो जाएगा ड्यू टू प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किधर को जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन के लिए आपके पास राइट हैंड पाम रूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपके पास तरीका है मालूम करने का। तो पता चल जाएगा कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशन है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज वाली रेडिएशन है। तो आपको पता चल जाएगा कि रेडिएशन पे कोई चार्ज है कि नहीं है। अगर वो गैमा है या न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, तब भी आपको पता चल जाएगा। तो कई तरह के रेडिएशन को दरियाफ्त भी किया जा चुका है इस तरीके की मदद से। अच्छा, अब यहाँ पे आइंस मौजूद हैं, आपने एक राउंड लगा लिया, एक काम आपने कर लिया, रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया, रेडिएशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, काम हो गया। अब आपने किसी और जगह पे रेडिएशन को डिटेक्ट करना है, किसी और सिचुएशन में करना है, किसी और वक्त में करना है, तो यहाँ से पहले आप जो आइंस है वो रिमूव करें। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए। ऑलमोस्ट 1 किलो वोल्ट के लगभग 1200 वोल्ट के लगभग आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ये वाला हिस्सा आयन फ्री हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर से पिस्टन को बाहर निकाल लें, इस स्पंज को फिर से डिप करें अल्कोहल में, फिर से यहाँ पे रखें, थोड़ी देर वेट करें, सैचुरेट हो जाएगा। एडियाबैटिकली एक्सपैंड कीजिए, टेम्परेचर कम होगा, सैचुरेटेड की बजाय सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, कंडेंस जरा हो जाएगा हिस्सा, तो क्लाउड फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगी। लो जनाब आली, आप अगली दफा रीडिंग लेने के लिए ये फिर से तैयार है। बुक पे पेज नंबर 235 पे ये पाथ बना हुआ है, मैं भी बना देता हूं, ये पहले भी बना दिया कि अल्फा का पाथ बिल्कुल सीधा है, बीटा का ऐसे एरेटिक किस्म का पाथ है और गैमा के ऐसे स्पॉट्स बनेंगे। यहाँ भी वाली एडवांटेजेस आपको लिखवा दिए जी। विल्सन क्लाउड चैम्बर के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाईली पोर्टेबल नहीं है, नॉट पोर्टेबल, उठा के ले जाना जरा मुश्किल है। क्यों? भारा बहुत है? नहीं जी, जब आपने इसको न्यूट्रलाइज करना है हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला होगा, इसलिए तो या फिर ये है कि आप कहीं पे ले जाएं और वापस आके न्यूट्रलाइज करें। वन टाइम यूज़ के लिए ठीक है, लेकिन जब आपने बार बार इस्तेमाल करना है, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेंगे। तो पोर्टेबल इतना ज़्यादा नहीं है, वो आगे आने वाला भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पोर्टेबल होगा वो देखिएगा क्या होगा जी, हाई वोल्टेज भी ऑपरेट होने वाला है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर, वो लो वोल्टेज के लिए ऑपरेट होने वाला है और ज़्यादातर अब वो इस्तेमाल होता है। आपकी बुक में 3 है तरतीब के लिहाज से। विल्सन क्लाउड चैम्बर के बाद GM काउंटर आता है, वो हम जरा बाद में डिस्कस करेंगे, लेंथी है अगली वीडियो में। इस वीडियो में 2 छोटे छोटे कर लेते हैं डिस्कस। पहले की बात, अब तीसरे नंबर वाला है जनाब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। लो जी, नाम से इज़ार है, ये अब इलेक्ट्रॉनिक है, ये एक खास किस्म का PN जंक्शन है, स्पेशली डिजाइंड PN जंक्शन है और ये फोटो डायोड की नस्ल का है।
फोटो डायोड के जैसा है ये। तो जनाब आली ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया फोटो डायोड है जिसमें पी रीजन होता है जनाब खासा वड्डा सारा, उसके बाद है जनाब डी आर डिप्लीशन रीजन, और उसके बाद है जनाब आली एक बारीक सी लेयर है एन रीजन की। और जो ख़ास बात है जनाब इसमें कि इसके जो टर्मिनल हैं जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं गोल्ड के टर्मिनल हैं। ले जी बीबियों के लिए खुशखबरी है, टूंबा दिया टूंबा और रेडिएशन डिटेक्टर के खरीद लें, बाद में कांटे बना लें जब ज़रूरत नहीं है। तो ये गोल्ड प्लेटेड क्यों है जनाब? फैंसी शोशा के लिए नहीं, कंडक्टिविटी ज़रा बेहतर करने के लिए, ताकि चार्ज कैरियर आसानी से मूव कर सकें, रेजिस्टेंस ज़रा कम हो सके। लो जी इसे फोटो डायोड की तरह रिवर्स बायस्ड स्टेट में इस्तेमाल करते हैं। कैसे जी? रिवर्स बायस्ड स्टेट में इस्तेमाल करते हैं। तो एन चैनल को बैटरी के पॉजिटिव से और पी चैनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ऐसे करके अप टू 50 वोल्ट तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज है। इतनी ज़्यादा वोल्टेज से ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। डिज़ाइन इसका इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए पी रीजन खासा बड़ा है, डिप्लीशन रीजन है, उसके बाद एन रीजन खासा छोटा है। क्यों? इसे कहते हैं सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें एन रीजन की थिकनेस इतनी छोटी है कि डिप्लीशन रीजन जो पोटेंशियल बैरियर है वो तकरीबन सरफेस पे ही लगता है, पाया जाता है। तो जनाब होना क्या है फिर? यहाँ पे एक लगा दी जाती है रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है। अब क्या होगा? जो रेडिएशन पड़ेगी, अब देखिए हमने अभी विल्सन क्लाउड चैम्बर हमने डिस्कस किया, जीएम काउंटर करना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है पाथ ऑफ रेडिएशन तो विजुअलाइज कर सकता है, ठीक है जी, और उसका जो पाथ से अंदाजा होगा कि अल्फा है, बीटा है कि गैमा है। आयनाइजेशन से पता नहीं चलेगा कि अल्फा, बीटा या गैमा है। जीएम काउंटर का भी यही मसला है, उसमें भी आपको यह नहीं पता चलेगा कि अल्फा है, बीटा है, गैमा है। उसके लिए हम कुछ सेकेंडरी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट ये हमें बताएगा कि अल्फा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है या गैमा रेडिएशन है। इसके जो एडवांटेजेस हैं, ये जो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसके एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज तो आपने देख लिया कि स्मॉलर साइज है और लो वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है, थोड़े वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है, पोर्टेबल है, और चूंकि सॉलिड स्टेट बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पीएन जंक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग है। लंबी उम्र अल्लाह इसे अता करे, जींदा रहे, दूधो नहाए पोतों फले, है ना। तो काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। हाईली पोर्टेबल निकाया है, थोड़े से वोल्टेज पे ऑपरेट होना, जितने मर्जी चौक के ले जाओ, जेब छुपा के ले जाओ। तो जनाब क्या होगा कि जब इस पे रेडिएशन पड़ेगी तो ये एन रीजन की थिकनेस इतनी कम है कि इंसिडेंट रेडिएशन बड़ी आसानी से इधर से या इधर से डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाती है। बाकी ऑपरेशन इसका फोटो डायोड जैसा ही है कि जैसे फोटो डायोड को रिवर्स बायस स्टेट में अप्लाई करते हैं, लाइट पड़ती है तो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जनाब यानी किधर को, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इधर को चले जाते हैं, और होल्स जो होते हैं जनाब वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। ये नेगेटिव है तो जिसकी वजह से करंट बनता है। तो पहले रिवर्स बायस स्टेट में निग्लिजिबली स्मॉल करंट है, मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से लीकेज करंट है, लेकिन जो रेडिएशन इंसिडेंट होती है उसके बाद पल्स जनरेट होती है। अब एक अल्फा पार्टिकल पड़ा, अब ये अल्फा, बीटा और गैमा को बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है। कैसे? अल्फा रेडिएशन का मैस, चार्ज ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो वो जब आप यहाँ के टकराएंगे तो अमल फिल्में देखें ना आप इंडिया की, साउथ की, वो जनाब एक हीरो आके ख़ास तौर पे बाहुबली अगर आपने देखी हो, वो जनाब आके छलांग मारते हैं, सारा कुछ वहाँ से 5-7 गाड़ियाँ उड़ा देते हैं, 15-20 घोड़े, हाथी और ये वो। तो जूँ ही आगे हीरो वहाँ पे छलांग मारता है, इर्द गिर्द जलजला सा ही आ जाता है। तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसे हमारी उर्दू अदब में, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे छलांग मारेगा तो ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो ज़्यादा जनरेट करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल जाएंगे तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, पल्स ज़्यादा होगी। अभी कुछ नहीं, लीकेज करंट बहुत थोड़ा है।
और ये नेगेटिव करंट है, रिवर्स करंट है। तो जब पल्स होगी ऐसे करके काफ़ी बड़ी है, यानी यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। बीटा रेडिएशन बढ़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर थोड़े जनरेट करेगी, तो थोड़े इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, थोड़े जाएंगे, करंट थोड़ा बनेगा। तो अल्फा के लिए पोटेंशियल में तब्दीली इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इतनी है, तो जनाब बीटा के लिए इतनी होगी, गैमा के लिए जनाब इतनी होगी। तो इस पल्स की हाइट से इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल में तब्दीली है उससे पता चलेगा कि इंसिडेंट रेडिएशन अल्फा है, बीटा है कि गैमा है। और क्विक रिस्पॉन्स है, अल्फा 1 2 3 4 5 6 पढ़ते जाएंगे, पल्सेस उतनी तेजी से जनरेट होती जाएंगी। जो है जीएम काउंटर हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें ये एबिलिटी नहीं है। 5 7 10 20 बीटा पार्टिकल आएंगे, 15 20 अल्फा आएंगे, उसे समझ नहीं आएगी कि एक आया है कि 100 आए हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। तो वो बहरहाल हम जीएम काउंटर में देखेंगे। इसमें ये इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है अल्फा बीटा गैमा को, और काउंटिंग बेहतर कर सकता है, कितने अल्फा आ रहे हैं, कितना बीटा आ रहे हैं, कितने गैमा आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है, आजकल लो एनर्जी पे ऑपरेट होने वाला है, पोर्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ईजी टू ऑपरेट भी है। चलिए ये भी हम लिख लेते हैं रंग भरने के लिए। वैसे तो जब बन जाते हैं तो ऑपरेशनल तो इतना मुश्किल सबका नहीं होता, लेकिन यहाँ से रीडिंग आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में पेश किए गए 2 रेडिएशन डिटेक्टर, जहाँ पे भी आप जाएं, जहाँ पे भी रेडिएशन को देखें, तो कैसे देखेंगे? डिटेक्टर की मदद से देखेंगे। तो वहाँ पे आप निशान लगा देंगे। दुनिया में हर इंसान के पास तो रेडिएशन डिटेक्टर नहीं होगा, तो आप निशान लगा देंगे कि यहाँ पे रेडिएशन मौजूद हो सकती है। और रेडिएशन का निशान क्या है? आपकी बुक में पेज नंबर 236 पे ये जनाब त्रिकोण सी बना के ऐसे जनाब 3 पर बनाए हुए हैं। ये बेस होती है येलो और ब्लैक कलर के, ये 3 पर से होते हैं। ये रेडिएशन का निशान है, जहाँ पे ये सैम्बल हो, ये साइन हो, इसका मतलब है कि वहाँ पे रेडिएशन मौजूद है। एहतियात कीजिए अपने लिए, कौम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।